देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र पीएम मोदी के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत अहम है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और यही नहीं, मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को भी महाराष्ट्र ही पूरा कर सकता है। महाराष्ट्र में इस वक्त जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र राजनीतिक तौर पर बहुत अहम है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, उसे साकार करने में भी महाराष्ट्र की अहम भूमिका रह सकती है। इसीलिए अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये फायदे की बात हो सकती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या गिर जाएगी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनका दावा है कि पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। उनका पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे पर से विश्वास उठ गया है। 2.5 साल से चल रही उद्धव सरकार के सामने इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं आया। सरकार में शिवसेना के साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस भी है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। खात्यात मी कोणत्याही कधी गडबड केलेली केलेली लुडबुड केलेली नाहीये, अजिबात केलेली नाहीये। हे स्वातंत्र्य तुम्हाला भाजपासोबत मिळत असेल आणि जर आपल्या तुमच्यापैकी कोणी मुख्यमंत्री होत असेल तर जरूर जा, आणि उपमुख्यमंत्रीच होणार असाल तर मला सांगायचं होतं की ठीक आहे, मला उपमुख्यमंत्री तरी करा, केलं असतं तुम्हाला उपमुख्यमंत्री। बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश के आरोपों को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है कि अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बजाय बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती तो अच्छा होता। तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी 30 साल से ज्यादा समय तक एक दूसरे के पार्टनर थे। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। सगळ्या सैनिकांची आणि त्यांची इच्छा असेल तर चला भाजप सोबत, पण म्हटलं जो भाजप आपल्याशी विश्वासघातकीपणाने आतापर्यंत वागलेला आहे, एकदा दोनदा 14 साली युती तोडली, 19 साली आपल्या विरुद्ध बंडखोर उभे केले। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होती है तो इसका केंद्र की मोदी सरकार पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। इस वक्त देश में यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर। मोदी के 2024 के रथ को विजय द्वार पर ले जाने के लिए महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की सरकार होना ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। इसके 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा जो अभी फौरी फायदा होने वाला है वो राष्ट्रपति चुनाव में होने वाला है कि राष्ट्रपति को वोट बढ़ जाएंगे और इस डिफेक्शन से मुर्मू की जीत और पुख्ता हो जाएगी। इसका एक और फायदा होगा, पहली बार सरकार में बीजेपी होगी या बीजेपी के समर्थन का कोई व्यक्ति होगा तो सरकारी सहायता किसी दूसरी पार्टी को नहीं हासिल होगी। और दूसरी बात ये कहने को मिल जाएगा कि जो अपनी सरकार नहीं चला सके वो देश चलाने में क्या योगदान देंगे। विजय संकल्प सभेमध्ये 2019 में जब लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, महाराष्ट्र में बीजेपी का बढ़ता दबदबा तभी से समझ में आ गया था। बीजेपी ने शिवसेना से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनका जीत का प्रतिशत भी शिवसेना से बेहतर था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 18 सीटों पर जीत मिली थी। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को 41 सीटें मिली थीं। लोकसभा के बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें भी शिवसेना का पलड़ा कमजोर था।
2019 में बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 106 सीटें मिली थीं। उनका स्ट्राइक रेट 64% था, जबकि शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 56 सीटें जीती थीं। उनका स्ट्राइक रेट 45% था। गठबंधन के पास बहुमत से काफी ज्यादा सीटें थीं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुख्यमंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था। और उद्धव के बीच निजी रिश्ते भले ही अच्छे रहे हों, लेकिन राजनीतिक मंचों पर पिछले 2.5 सालों में दोनों के बीच कई बार तलखी दिखी है। खासतौर से उद्धव ने हिंदुत्व को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर कई बार हमला बोला है। उद्धव को डर है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा ऊंचा रखने का दावा करने वाली शिवसेना का वोट कहीं बीजेपी की तरफ न खिसक जाए। शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है। केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चलाई, लेकिन 2019 में ये जोड़ी टूट गई। दरअसल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बने रहे, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता से देवेंद्र फडणवीस बाहर हो गए। मतलब डबल इंजन की सरकार पर महाराष्ट्र में ब्रेक लग गया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बड़ा झटका था। नरेंद्र को फिर से बिठा दिया, अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। मंच पर उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। मोदी के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का होना इसलिए काफी मायने रखता था, क्योंकि मोदी सरकार की कई योजनाओं में महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका रहने वाली थी, जिनमें मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन भी शामिल थी। 2-2.25 घंटों में आपको ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा देगी। बुलेट ट्रेन से भारत की वर्तमान रेल व्यवस्था में सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ही नहीं, लेकिन देश को एक आधुनिक टेक्नोलॉजी और नया सर्विस डिलीवरी सिस्टम भी प्राप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को अपनाया। फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी की आंतरिक राजनीति को तो काबू में किया ही, साथ ही मोदी सरकार के साथ भी सामंजस्य रखकर काम किया। वो उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। भले ही 2019 में उनकी कुर्सी खिसक गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिस समय 2014 में हम अलग लड़े, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सभा में यह कह दिया कि मैं बाला साहब जी के बारे में, उद्धव जी के बारे में या शिवसेना के बारे में कोई बयान नहीं दूंगा, और उन्होंने कभी भी बयान नहीं दिया। किंतु जिस प्रकार से शिवसेना के नेताओं ने लगातार मोदी जी पर हमला बोला, जिन शब्दों में हमला बोला, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे विरोधियों ने भी उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कभी नहीं किया। हाल ही में हुए महाराष्ट्र में विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में भी फडणवीस ने दिखा दिया कि उनकी बीजेपी पर ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी काफी पैठ है। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी को महाराष्ट्र की राज्यसभा की 3 सीट और विधान परिषद की 5 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को अपनी ही नहीं दूसरी पार्टियों से भी वोट मिला। यहीं से एकनाथ शिंदे की बगावत की पिक्चर का ट्रेलर सामने आ गया था। विपक्ष के बड़े कद के नेताओं में मोदी अगर किसी को मानते हैं तो वो शरद पवार हैं। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो या फिर कोई भी और राष्ट्रीय मुद्दा हो, शरद पवार ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ पूरा विपक्ष एक साथ टकटकी लगाकर देखता है। ऐसे में अगर शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर होगी तो जाहिर सी बात है पवार फैक्टर को कम करने में पीएम मोदी को मदद मिलेगी।
केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच संबंध भले ही अच्छे नहीं रहे हैं, इन दोनों के बीच की गहरी खाई को पाटने के लिए शरद पवार हमेशा जुटे रहे हैं। भले ही राजनीतिक तौर पर वो और पीएम मोदी हमेशा विरोधी खेमे में रहे हों, लेकिन मोदी उनकी राजनीति के कायल रहे हैं। 2015 में उन्होंने शरद पवार की आत्मकथा के विमोचन पर अपना दिल खोल के रख दिया था। आज भी कोई बारामती जाकर के देखेगा तो चारों तरफ कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों में शरद पवार की महक आएगी, और इसलिए राजनीतिक जीवन होने के बाद भी उनका जो मूल पिंड रहा है वो रचनात्मक गतिविधि का रहा है। अस्वस्थ जीवन था। शरद पवार के मुताबिक 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एनसीपी से गठबंधन को लेकर बेकरार थी, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं थे। पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे गठबंधन के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ही गोष्ट खरी आहे की त्या व्यक्ती संसदेच्या नंतर विदर्भातल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानाच्या संबंधीच्या चर्चेची आमचं बोलणं झाल्याच्या नंतर मी उठायला लागल्या, प्रधानमंत्र्यांनी थांबवा जरा, आणि त्यांनी माझा पुढे प्रश्न सांगितला की आपण एकत्र येऊन काम करायला मला आनंद होईल. मी त्यांना सांगितलं की नरेंद्रभाई आपले व्यक्तिगत संबंध उत्तमच राहतील, पण आपण एकत्र काम करणं राजकीय दृष्ट्या मला शक्य नाही. प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि देश इस वक्त आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालत चिंताजनक है। ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र जैसे राज्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। महाराष्ट्र इस वक्त देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे ज्यादा उद्योग इसी राज्य में है। देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा 14% हिस्सा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की जीडीपी करीब 32 लाख करोड़ की है। इसके अलावा देश की करीब 10% आबादी भी महाराष्ट्र में रहती है। ऐसे में यहाँ बीजेपी की सरकार रहने से उन्हें कई मोर्चों पर रणनीति बनाने में आसानी हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र कितना अहम होगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर और कौन जानता हो। देखिए, चाहे पॉलिटिकल फंडिंग का मामला हो या फिर नए राजनीतिक समीकरण बनाने की बात हो, बिना महाराष्ट्र की मदद के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है वो किस तरीके से हल होता है, उससे ही तय होगा कि 2024 में बीजेपी का सिक्का कितना चलने वाला है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।